मई 2013 ये वो तारीख है जिसे ना बस्तर कभी भुला सकता है और ना ही देश। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पर एक बड़ा नक्सल हमला हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह खत्म हो गया। घटना को घटे हुए 10 साल बीत गए हैं। घटना के ठीक बाद सरकार ने एनआईए से जांच करवाई। एनआईए ने अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जैसे ही सत्ता पे आए तो उन्होंने एसआईटी की मांग भी की। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट पे अभी लंबित है और घटना के तुरंत बाद न्यायिक जांच आयोग भी गठित की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। जीरम का जो दर्द है वो आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है, क्योंकि उस घटना में मारे गए 32 लोगों के परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और जीरम के अनसुलझे सवालों का जो जवाब है वो आज तक लोगों को नहीं मिल पाया है, पीड़ितों को नहीं मिल पाया है। जीरम में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, इस घटना की विभीषिका को करीब से देखने वाले शख्स हमारे साथ हैं। अजय सिंह जी, जो कि युवा आयोग के पूर्व सदस्य होने के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, हालांकि ये अभी निष्कासित चल रहे हैं। अजय सिंह जी, बस्तर जंक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका मुकेश भाई। अजय सिंह जी, 25 मई 2013 को क्या हुआ? 25 मई 2013 हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और यह परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में होना था। उसी क्रम में हम 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा का काफिला उत्साह के साथ, कार्यकर्ताओं के जोश के साथ नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने सुकमा कुंटा विधानसभा एक कार्यक्रम के तहत गए हुए थे। वापसी के दौरान मैं महेंद्र कर्मा जी, मलकीत सिंह गैदू जी, सत्तार अली जी और बीजापुर के विधायक भाई विक्रम शाह मंडावी जी एक ही वाहन में हम सब सवार थे। वापसी के दौरान जिस तरीके से तोंगपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा के काफिले का स्वागत किया, स्वागत उपरांत जब हम वहां से केसलूर की ओर निकले, क्योंकि केसलूर में हमारा दूसरा कार्यक्रम निर्धारित था, जब हम केसलूर के लिए निकले तोंगपाल से हम मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सफर तय किए थे कि अचानक जीरम घाटी में गाड़ी का काफिला रुक सा गया था। आवाजें गोली की सुनाई कानों में आने लगी, बम धमाकों की। लेकिन शुरुआती में हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है केसलूर के कार्यकर्ता जिस तरीके से तोंगपाल में स्वागत हुआ परिवर्तन यात्रा का, आप कहाँ थे जब गोलीबारी की आवाज आई? हम लोग सब एक ही गाड़ी में महेंद्र कर्मा जी के साथ सवार थे। शुरुआती में ऐसा लगा कि केसलूर के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, हो सकता है ये हमारे लोगों का पटाखे के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो घटना स्थल से दूरी कितनी रही जहाँ ये आवाजें आप सुन पा रहे थे? लगभग स्पष्ट सुनाई दे रहा था, लेकिन समझ नहीं आया कि ये गोलाबारी है कि पटाखे का। शुरू में हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये स्वागत सत्कार का एक माहौल होगा, लेकिन जिस तरीके से गोली हमारी जिस गाड़ी में हम लोग सब बैठे हुए थे, जब 3-4 गोलियां गाड़ी पे आके लगी, तब कर्मा जी ने स्पष्ट कहा कि ये नक्सली हमला हम पर हो चुका है। और आनन फानन में हम लोगों ने प्रयास किया क्या थी कि गाड़ी को हम दौड़ा के आगे निकल लें, और हुआ भी ऐसा। लेकिन हम जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किए तो गाड़ी का काफिला रुक चुका था, क्योंकि सामने में एक ब्लास्ट और एक 10 चक्के की गाड़ी को माओवादियों ने गोली से रास्ते को जाम कर दिया था। उस वजह से हम लोगों का पूरा काफिला आगे बढ़ने के बजाय अगर यू टर्न लेके वापस जाते, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति नहीं रही यू टर्न की। ऐसी भी उस समय की पतली सड़क थी, गाड़ियों का काफिला लंबा था, मुड़ना असंभव था, तो घाट का इलाका। तो उस स्थिति में फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि अब गाड़ी से हम लोगों को उतर के अपनी जान बचाना है, और आनन फानन में जिसको जहां मौका मिला हम लोगों ने उतर कर
अपनी जान बचाई। एक और मलकी सिंह यादव, विक्रम और हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी एक तरफ उतरे, मैं और सत्तार एक साइड उतरे। हमारे साथ इस तरीके से हम लोग एक चट्टान का सहारा लेके मैं और सत्तार अपनी जान बचाए। और लगातार गोलाबारी होता रहा, बम फेंके जा रहे थे, गाड़ियों के टायर पंचर हो रहे थे। और माओवादियों ने कोई बहुत बड़ा मतलब बम का जो इस्तेमाल किया था, केवल गाड़ी को पंचर करने के उद्देश्य से वो बम का उसके अलावा काफिले को रोकने के लिए पहला ब्लास्ट हुआ। लेकिन माओवादियों की जिस तरीके से गोलाबारी हो रही थी, वो निश्चित रूप से उस गोलाबारी में हमारे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें मारे गए, शहीद हुए। और हम लोग एक समय का इंतजार कर रहे थे। एक समय ऐसा भी आया कि मैं और सत्तार आपस में बात किए कि अब बच पाना मुश्किल है, क्योंकि समय व्यतीत हो चुका था। एक उम्मीद थी कि अब सपोर्टिंग पार्टी आ जाएगी। शुरुआती में हम लोगों को ऐसा लगा कि छोटे मोटे हमले हैं, लेकिन समय बीतता गया, 1.5 से 2 घंटे हो गए, कोई सपोर्ट नहीं मिला। 1.5 से 2 घंटे के बीच लगातार गोलाबारी चलता रहा। माओवादियों और वैसी पहाड़ों ने की वजह से चारों तरफ से माओवादियों की आवाज, कामरेड जिंदाबाद, कई तरीके के नारेबाजी भी हो रहे थे। तो हम लोग अंत में समझ गए कि अब हम लोगों का बच पाना मुश्किल है। आपकी गाड़ी में सवार थे, आप सभी एक गाड़ी में सवार थे, तो महेंद्र कर्मा जी के उतरने से पहले गाड़ी से आप उतर चुके थे या फिर? नहीं, हम लोग सब एक साथ, जिस 4 गेट था, चारों गेट खुले, और हम लोगों को जहां पर जिसको जैसा मौका मिला हम लोगों ने उतर स्क्रॉल करते हुए गए। हाँ, क्योंकि सड़क बहुत छोटा था। उतरे और उतरते ही हम लोगों को सामने में एक बहुत बड़ा चट्टान था। उस चट्टान का सहारा लेकर हम लोग सब दीवार से चट्टान टिक कर हम लोग अपने आप को बचाए, और उसी उधरी से गोलाबारी हो रहा था। 1.5 से 2 घंटा गोलीबारी चलने के बाद हम लोग हताश और निराश हो गए, और अब हम लोगों को ऐसा लगा है, उम्मीद छोड़ दिए कि हम लोग आपस में चर्चा भी की है कि अब हम लोगों को अपने बाल बच्चों को, अपने दोस्त यार को याद कर लेना चाहिए कि अब बच पाना मुश्किल है। उसी बीच कम से कम पूरे प्रकरण के बाद 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे के बीच जब माओवादी लगभग अपने उद्देश्य से सफल हो गए थे, उसके बाद भी उनकी गोलाबारी चालू थी, क्योंकि उनको मतलब जिस तरीके का जो उद्देश्य था उनका घटना को कारित करने का, लगभग वो 1.5 से 2 घंटा सफल हो चुके थे। लेकिन उनका अंतिम टारगेट थे महेंद्र कर्मा जी। तो महेंद्र कर्मा जी उनको नहीं मिले थे, जिस वजह से लगातार उन लोगों ने गोलाबारी कर रहे थे और बार बार आत्मसमर्पण की बात कर रहे थे कि जितने भी लोग बचे आत्मसमर्पण कर दो, जिससे हम अपनी गोली चलाना बंद कर देंगे। लेकिन उस भी सुरक्षा के जवान भी जो कर्मा जी के साथ चल रहे थे, जो नंद कुमार पटेल जी के साथ चल रहे थे, विद्याचरण के साथ चल रहे थे, या उन अन्य लोग के पास जो वेपन्स थे उस समय, वो लगातार ये भी जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, जिसके कारण आत्मसमर्पण की स्थिति किसी का भी नहीं बचा था। अंततः लास्ट में ये स्थिति निर्मित हुआ कि माओवाद सड़क पर आ गए थे, क्योंकि मैंने एक माओवाद को स्पष्ट अपने आंखों से देख लिया कि सड़क पर है। क्योंकि मैंने भागने का प्रयास किया था, एक गड्ढे का सहारा लेकर मैं सोचा मैं निकल लूंगा, तो मैं जैसे सड़क पर आया तो एक माओवाद को देखा, तो उसने मुझसे कहा भी कि सिलेंडर कर दो बोल के। तो मैं वापस सिलेंडर करने की वजह जहां पर मैं छुपा था वहीं पर आकर बैठ गया, और मैं सत्तार को बताया, 70 माओवाद तो सड़क पर आ गए। लेकिन हम जिस नाम से महेंद्र कर्मा जी को जानते थे, बस्तर टाइगर, वाकई में उन्होंने उस दिन एक बस्तर टाइगर की भूमिका निभाई, और आज भी हमारे कानों में वो आवाज आज भी गूंजता है, बंद करो गोलीबारी, मैं हूं महेंद्र कर्मा, मैं हूं महेंद्र कर्मा। एक जो ये शब्द थे, उनके अंतिम शब्द थे, मैं महेंद्र कर्मा। उसके बाद लगभग गोला, बंदूक, बम सब चलना सब बंद हो गया। मुश्किल से कर्मा जी की इन शब्दों के बाद मैं और अली साहब दोनों ने कहा कि यार कर्मा जी का दोबारा बाहर आवाज नहीं आ रहा, लगता है कर्मा जी को मार दिए। अच्छा, उस वक्त आपने देखा उनको, कर्मा जी को, जब ये कहते हुए निकल रहे थे? हाँ, हमने उनके आवाजों को सुना। कर्मा जी को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कर्मा जी के आवाजों को हमने सुना, क्योंकि कर्मा जी और हमारे बीच में ज्यादा अंतर नहीं था। एक टर्निंग था, टर्निंग की इधर हम लोग थे, टर्निंग के उधर थे, तो टर्निंग की वजह से हम लोग उनको देख नहीं पाए, लेकिन उनके आवाजों को हमने सुना।
उसके बाद लगभग नक्सलियों ने गोलाबारी बंद कर दिया। और जब नक्सली वाहनों की तलाशी लेने पहुंचे और वाहनों की तलाशी ले रहे थे, उस बीच एक महिला नक्सली की नज़र मुझ पे और सत्तार पर पड़ी। तो उन्होंने हम पर बंदूक तान दिया। तो हम लोगों ने हाथ उठा लिया, बोले तुम लोग कौन हो? तो हम लोग बोले कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हाथ उठाओ बोल के वो महिला नक्सली हम लोगों को अपने दोनों हाथ उठा के जहाँ पर बाकी लोगों को रखा गया था वहाँ पर हम लोगों को ले गए। और ले जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ 25 से 30-35 कार्यकर्ता पहले से पहाड़ियों में बैठे हैं। और नक्सली जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो नक्सली जो कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घायल थे उनका इलाज भी कर रहे थे, नक्सली खुद ट्रीटमेंट कर रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे। और वो ये बोल रहे थे कि यही चीज तुम लोग पहले समर्पण कर देते तो शायद इतने लोग नहीं मारे जाते। तो महेंद्र ही उनके अंतिम टारगेट थे। महेंद्र के बाद कुछ बचता ही नहीं था। पहला और आखिरी टारगेट महेंद्र जी थे। और महेंद्र जी ने जो एक बहादुरी का परिचय दिया, उनके शब्द आज भी हम लोगों के कान में गूंजते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नक्सली घायलों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो घायल नहीं थे नक्सलियों ने उनको बाकायदा मतलब आप चित ऐसा ऐसा करके पलटा के औंधे मुंह हम लोगों को सबको सोने को कहा। हम औंधे मुंह हम लोग सब सोए हुए थे। इसी बीच नक्सली का एक पुरुष नक्सली हम लोगों के बीच पहुंचता है। हम लोगों के से ये कहता है कि जितने लोगों के पास मोबाइल है आप सब अपने अपने मोबाइल निकाल के दे दीजिए। हम लोग औंधे मुंह ही अपने हाथों से मोबाइल निकाल के उनको अपने मोबाइल दे दिए। और मोबाइल देने के बाद कुछ समय तक हम लोगों ने देखा कि औंधे मुंह होने के बाद भी हम लोग कभी कभी बीच में अपनी नज़र उठाने का प्रयास करते थे। तो माओवाद गाने के साथ वहाँ पर नाच गाना कर रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि वो महेंद्र जी का शव है वहाँ पर। हाँ, तो हम लोगों को लगा कि वाकई में वो जहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं महेंद्र जी का शव है। माओवाद दोनों हाथों से राइफल को उठा के अपने भाषा में गोंडी में गाना गा रहे थे। अपने संगठन की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, महेंद्र मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। और उसके बाद एकाएक नक्सलियों के नाच गाने बंद हो गए। और क्या कहना चाहिए, मतलब एक सन्नाटा सा छा गया। तो हम लोगों ने जब औंधे मुंह जब पड़े थे तो धीरे धीरे एक एक करके उठने लगे तो देखे कि हम लोगों ने वहाँ माओवाद नजर नहीं आए, शायद वो जा चुके थे, निकल चुके थे। वक्त मेरे ख्याल से लगभग 6-6:30 बजे की बात है कि माओवाद घटना को अंजाम देके निकल चुके थे। फिर हम लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग जहाँ पर हम लोगों को माओवादियों ने रखा था कि हम तब भी हिम्मत नहीं हुई कि हम सड़क में आकर चलता बने बोल के, हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसी बीच 2-2.5 घंटे तक लगातार आप जो है मौत का तांडव देखे, बेहद करीब से, बहुत ही करीब से में ये साहस जुटा पाना नामुमकिन था। और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सारे लोग पहाड़ पर औंधे मुंह की जगह बस उठ के बैठ गए। उसी बीच हम लोगों की नजर आईबीसी के जो पत्रकार है भाई नरेश मिश्र, उनकी और हम लोगों की नजर गई। तो हम लोगों को थोड़ा सा उनको देखते ही हम लोगों को लगा कि अब हम लोग शायद बच गए। फिर हम लोगों ने नरेश भाई हम लोगों के पास आए, बोले चलो मेरे साथ। तब भी हम लोग वो रहने के बाद भी हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि हम कदम ताल करके चले। हाथ को ऊपर उठा के ही हम लोग मेन रोड पर आए। उसके बाद मेरे को अच्छे से एक बात याद है कि मुझे नरेश मिश्रा ने कहा कि कोई भी अभी हल्ला गुल्ला मत करना, माओवाद गए नहीं, माओवाद आसपास से, आप लोग सीधे धीरे धीरे निकलो यहाँ से। हम लोग वहाँ से निकल पड़े। हम लोग कम से कम 30-40 लोग, जहाँ तक संभव था 40-50 लोग थे। हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोग वहाँ से 1-8 किलोमीटर चले होंगे कि हम लोगों को 10-15-20 फिर राइफल से लैस कुछ लोग नहीं अब वो लैस में नजर आए, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये माओवाद है। लेकिन अब फिर भी सामना हो चुका था। जब उतनी बड़ी सामना हुआ तो ये भी सामना हो जाए। तो निकले तो देखे तो पुलिस के जवान थे, एसपी जगदलपुर खुद भी थे उस समय। तो हम लोगों से वो एसपी का कहना ये था कि घटना
कहाँ पर हुई है। अच्छा, हाँ, अब 2 ढाई घंटे बीत बात चुके हैं और एसपी घटना को इस बात की जानकारी जानकारी नहीं है कि घटना घटना कहाँ का, हुई है। तो हम लोग बोले साहब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आप निकल लीजिए, घटना मिल जाएगा। तो उसी बीच फिर हम लोग भी वो पुलिस वाले की और ज्यादा देर बातचीत नहीं की, वो अपना काम करते हम लोग निकल लिए। निकले, आगे चल के एक बाइक वाला मेरे को मिला, बाइक में था। मैं ऐसी भी बहुत डरा हुआ था। एक बाइक वाला मिला, तो मैं उस बाइक वाले से बोला यार बाइक दे दे और तू दरबा थाना आ जा, वहां से ले ले। तो वो मुझे बाइक देने से मना कर दिया, लेकिन तब भी मैं जबरदस्ती उसका बाइक खींच लिया। उसके जबरदस्ती उसका बाइक खींचा, उस बाइक में बैठा और मेरे साथ भिलाई का एक क्या नाम है, चोलेश्वर, वो मेरे साथ सवार हो गया। ये भी और कार्यकर्ता थे? वो भी कार्यकर्ता थे, भिलाई या दुर्ग के रहने वाले हैं। तो वो मेरे साथ, हम लोग सब दरबा थाने पहुंचे। दरबे थाना पहुंचकर देखे कि वहाँ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे, थाने का घेराव कर चुके थे। मैंने भी अपना वहाँ पहुंचकर मैंने भी आक्रोश पुलिस के प्रति दिखाया। और उसी बीच मेरे पास अवधेश गौतम ने एक आईजी कोई पटेल थे उस समय, बस्तर के नहीं थे, लेकिन वो आईजी के पोस्ट पर थे। अच्छा, तब तक जब आप थाने पहुंचे, क्या तब तक आप लोगों को इस बात की जानकारी या खबर लग चुकी थी कि महेंद्र कर्मा की हत्या कर दी हाँ, गई है? महेंद्र कर्मा जी को तो हम लोग स्पष्ट मान लिए थे कि उनकी हत्या हो चुकी है, पर नंद कुमार पटेल नंद जी, कुमार उनके पटेल लड़के, और दिनेश हाँ, पटेल, इनके हत्या की आशंका हम लोगों की नहीं था। हम लोगों के मन में था कि सुबह उनको इस बात की जानकारी होगा या तो उनका अपहरण किया है उनका, तो मतलब हम लोग को सपने में भी नहीं सोचा था कि माओवादी उनकी और हत्या करेंगे। विद्याचरण शुक्ल जी को उस वक्त तक रेस्क्यू कर लिया गया था? नहीं, अब विद्याचरण शुक्ल का क्या स्थिति था, वो जख्मी हालत में थे? टारगेट नहीं, नहीं। स्वरूप हत्या नहीं हुई जी, उनकी, जी। वो मतलब गोलाबारी के शिकार हो गए और एक घायल अवस्था में उनको रायपुर पहुंचाया गया। अजय जी, ये तो आप बीती रही जो आपने बताया है, घटना कैसे कारित हुई, उस वक्त कैसे आप लोगों ने पूरी घटना को करीब से देखा, मौत को करीब से देखा और कैसे वहां से आप बचकर निकले, ये पूरी घटना की विस्तृत जानकारी हुई। एक खास दल के लोगों को टारगेट किया गया और तब जो है सूबे में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व की बीजेपी की सरकार थी। जाहिर है कि राजनीतिक हमले के रूप में इसे देखा गया, आज भी जो है उस तरह से बुनाया जा रहा है। आज आप कांग्रेस में जरूर नहीं हैं, मगर कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी ही कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप ही कर रहे हैं, लगा रहे हैं एक दूसरे पे। लेकिन एनआईए की जांच रिपोर्ट आई जो कि राज्य सरकार को नहीं मिली। एसआईटी गठित हुई जिसकी इंक्वायरी ही शुरू नहीं हुई। न्यायिक जांच आयोग पिछले 10 सालों से जांच कर रहा है। देश के इतिहास में नक्सलियों द्वारा अंजाम दिए गए सबसे बड़े नक्सल हमले के रूप में इसे दर्ज किया गया है। 10 साल बीत गए, पीड़ितों के परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उस परिवर्तन यात्रा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी और उनके साथ चल रहे कर्मा जी को जेड प्लस था, लखमा जी को जेड कैटेगरी के था, विद्याचरण शुक्ल जी को जेड कैटेगरी के था। वहाँ इतने सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का उस क्षेत्र में दौरा होना, और निश्चित रूप से उस दिन हम लोगों ने जिस प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए था उस दिन वहाँ देखने को नहीं मिला। हम लोगों ने जाते वक्त महेंद्र कर्मा जी के वाहन में इस बात का जिक्र भी किए कि भैया जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को जो अनदेखा, जो सुरक्षा व्यवस्था को जो हम लोगों ने देखा, तो उस बात से हम लोगों को स्पष्ट अंदेशा है कि उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि 2 से ढाई 3 घंटे इतने बड़े हमले नेशनल हाईवे पर, वहां से मुख्यालय की दूरी मुश्किल से 60 से 70-80 किलोमीटर, दरबा थाना वहां से 25 से 30 किलोमीटर, टोंगपाल थाना वहां से 25 से 30 किलोमीटर, किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जाना, तो इसको निश्चित रूप से इस वारदात के पीछे आज भी मुझे लगता है ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र है। मैं नहीं कहता उसमें देखिए, संदेह संभवतः इस वजह से भी गहरा जाता होगा कि इतने बड़े हमले को सुनियोजित तरीके से ही अंजाम दिया जा सकता है। और देखिए, इसमें पुलिस के जो उस समय तत्कालीन एसपी थे या फिर तत्कालीन आईजी बस्तर थे, कलेक्टर बस्तर थे,
और डीजीपी और गुप्त वार्ता, ये सारे संदेह के दायरे में हैं, हाँ। आज भी हैं। मैं निश्चित रूप से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन संदेह के दायरे में अभी तक किसी भी जांच एजेंसी, चाहे एनआईए हो चाहे अन्य एजेंसी हो, मैं कभी नहीं सुना कि इनका बयान लिया गया है। हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों का तो बयान लेना चाहिए है था, ना? और जो उस घटना में शामिल हैं। किसी का बयान आज नहीं लिया सीएम गया। साहब का बयान आया है इस मामले में, उन्होंने तो ठीक कहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो था, लेकिन वो राजनीतिक षड्यंत्र में उस समय ये भी आरोप लगे कि कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग शामिल है कि बीजेपी के लोग शामिल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो राजनीतिक षड्यंत्र तो है। बीजेपी बार-बार कह है ना? रही है। आज भी बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता केदार कश्यप का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कवासी लखमा, जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वो उस हमले में बचकर लौटे। बकायदा बाइक में लौटे वो, माओवादियों ने जबकि उनको बंधक बना लिया था, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ, एक सुरक्षाकर्मी के साथ, और उनको जो है बाइक की व्यवस्था हो जाती है और वो वहां से निकल कर आते हैं। तो ऐसे में वो भी संदेह के दायरे में है, उस समय से लेके अब तक। आज वर्तमान में केदार कश्यप, मानता हूँ विपक्ष में है, लेकिन उस समय के कैबिनेट मंत्री हैं। एनआईए की जांच हुआ तो एनआईए ने लखमा जी को क्यों छोड़ा? तो राजनीतिक बयानबाजी क्यों? यदि एनआईए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उस जांच के दौरान बीजेपी काबिज हो चुकी थी, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आप केवल बयानबाजी कर कर इतिश्री तो नहीं कर सकते। ठीक है, लखमा जी को मोटरसाइकिल मिल गया, माओवादी छोड़ दिए, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, एनआईए ने क्या जांच किया है? क्या हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि एनआईए ने क्या जांच किया है। हम ये नहीं बोलते कि लखमा जी दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं, जांच अधिकारी बताए। केवल हम लखमा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल लखमा को आरोपी तो नहीं बना सकते। लखमा जी और केदार कश्यप जी से पूछना चाहूंगा, इतने बड़ा माओवाद हमला की जानकारी यदि केदार कश्यप को होगा तो क्या उस यात्रा में उस सफर कर सकते थे? मैं इसीलिए लखमा जी को दोषी नहीं मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति की जो यदि जानकारी, मुझे भी यदि जानकारी रहेगा कि आगे चल के 3 किलोमीटर बाद माओवादियों का हमला होना है, तो मैं उस परिवर्तन यात्रा में वाहन में सवार होकर उस यात्रा का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसीलिए केदार कश्यप जी केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। और ठीक है, मैं केदार कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ, आपने एनआईए जांच किया, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, आप राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंपे? आप राज्य सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपे? और आप पाक साफ हो, आपके दामन में कोई दाग नहीं है भाजपा के लोगों में। एसआईटी का गठन हमारे माननीय सीएम साहब करते हैं, तो आपके जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो हाईकोर्ट क्यों चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं। एनआईए, हम हमारे जो शहीद हुए परिवार के जो जितेंद्र मुदलियार जी हैं, उनके पुत्र, उदय मुदलियार की जो पुत्र है जितेंद्र मुदलियार, जो अभी युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो धरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। आपका एनआईए उस एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में आप याचिका लगा लेते और उस पर स्टे ले लेते। हाईकोर्ट ऑर्डर कर देता है, वो एनआईए के याचिका को निरस्त करता है और जितेंद्र मुदलियार के पक्ष में फैसला आता है कि थाना दरबार इसकी जांच कर सकता है। आप उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एनआईए का जाना सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार गया, एनआईए नहीं गया है, केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गया है। तो मैं माननीय रमन सिंह जी से चाहूंगा, केदार कश्यप जी से चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं से कहना चाहूंगा, आप जिरम घाटी पर बयानबाजी करते हैं तो आप ये तमाम हथकंडे क्यों अपनाए? आखिर जांच में आपने रोड़ा क्यों उत्पन्न किया? आपको करने देना था थाना प्रभारी दरबार को जांच, आपको करने देना था एसआईटी का जांच। देखिए, मैं एक सेकंड में इस बारे में बोलूंगा। कोई भी जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर लोगों को आरोपी बनाता है, वो सबूत और वो आरोप अंतिम नहीं होता, फैसला तो कोर्ट को करना पड़ता है। हमारे ऊपर भी कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट से हम बरी हुए हैं, हम स्टे लेने थोड़ी चले। माननीय भूपेश बघेल जी ने एसआईटी बनाया, हमने थाने में हमारे जितेंद्र भाई ने एफआईआर किया, आप चले जाते हो कोर्ट और बोलते हो कि मैं अभी कुछ दिन पहले उनका
राजेश मूणत जी का एक बयान देख रहा था, रमन सिंह का बयान देख रहा था कि सीएम साहब उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी बोलते थे जेब जेब में सबूत है। आज उनकी सरकार है, सबूत कहाँ है? हम मानते हैं आज भी हमारे पास सबूत है, हमारे सीएम के पास आज भी सबूत है। क्या हम वो एनआईए को देते ताकि सबूत नष्ट हो जाए? आप हमारे एसआईटी को जांच करने दीजिए, धरवा थाने को हम जांच करने दीजिए, हम सबूत देंगे। हम सबूत आपको क्यों दे दें? सबूत नष्ट क्यों कर देते? राज्य सरकार को एनआईए की कार्यशैली पे ही शंका है, उसकी जांच पे ही शंका है। शंका इसलिए है कि जो जांच रिपोर्ट प्रदेश की सरकार को सौंपना चाहिए था, आपने राज्यपाल को सौंपा है, और मान लो आपने राज्यपाल को भी सौंपा है तो वो आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आखिर जीरम में जो शामिल थे, मैं भी एक शामिल था, आज मैं खुद किस्मत हूं जो मैं बच के आ गया, लेकिन जो हमारे जो शहीद हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी है, हमको मालूम तो चले कि एनआईए ने क्या जांच किया है, एनआईए ने क्या पाया है, एनआईए ने अपनी जांच में क्या कहा है। ये जानने के असल हकदार केवल पीड़ित पक्ष ही नहीं, पीड़ित परिवार पूरा नहीं, पूरा प्रदेश है, पूरा देश है, जिसने पूरा देश है, लीडर खोया है। पूरा देश आहत हुआ इस घटना के बाद। बात अजय जी, आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा। आपको लगता है कि इतनी बड़ी नक्सल घटना और ओछी राजनीति हो रही है? देखिए, इस घटना के बाद केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हम प्रतिवर्ष 25 मई को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। केवल हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे। जीरम के शहीदों को उस दिन सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी जिस दिन ओछी राजनीति बंद कर इसकी सच्चाई जनता के सामने आएगी। उस दिन जीरम के शहीदों को, जीरम के पीड़ितों को सही न्याय मिलेगा और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। जीरम मामले पे आपने इतनी लंबी चर्चा हमसे की और जीरम से जुड़ी तमाम जो उस वक्त जो घटा था उस दर्द को मैंने कुरेदा और आपने दोबारा उस दर्द को जिया है। मुझको ऐसा लगता है कि हर रोज जीते होंगे, क्योंकि उस वक्त आप जिंदा बचे तो आज देखिए मुकेश, जाते जाते मैं एक चीज आपसे बोल दे रहा हूँ कि जब ये वारदात हुआ, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर में इतनी भीड़ थी, मेरे घर के परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को लोगों ने ढंढास बांधा रहे थे। जो होना था हो गया, क्योंकि मैं कर्मा जी के इतना करीबी था कि उनकी जब ब्रेकिंग चली कि कर्मा जी की हत्या हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि अजय बच गया। सबने यही सोचा कि कर्मा जी के साथ तो अगल बगल रहते हैं, मतलब अजय भी इस शहीद हो गए, मारे गए होंगे। मेरे परिवार में जब आया तो लोग मेरे घर में मेरे बच्चे को ढंढास बंधा रहे थे। जो होना था हो गया, अब हमको वो आगे का सोचना है। मतलब लोगों ने, भैरमगढ़ के लोगों ने सोच लिया था कि अजय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि मेरे गुरु और मेरे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उस हमले में शहीद हुए हैं, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, राजनीतिक दलों से चाहूँगा कि इस पर राजनीति बंद कर वाकई में सच्चाई को सामने लाए और सच्चाई सामने ला के पीड़ितों को न्याय मिले और जीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। निश्चित तौर पे जीरम हमले में मारे गए 32 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब इन एजेंसीज या फिर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ जाए और फिर देश को ये पता चल पाए कि देश के लिए देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या की असल वजह बन चुके नक्सलियों ने जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, असल में इसके पीछे है कौन, क्यों इतनी बड़ी वारदात को माओवाद संगठन द्वारा अंजाम दिया गया और कैसे दिया गया, वो भी तब जबकि बीजेपी में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस हमले में मारा जाता है। बावजूद इसके 1 दशक बीत गया, मगर अब तक एनआईए की जो जांच रिपोर्ट है ना ही वो सार्वजनिक हो पाई है, ना ही न्यायिक जांच आयोग की इंक्वायरी पूरी हो पाई है। 25 मई आते आते सूबे की राजनीति गर्मा जाती है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और विशेषकर ऐसे मौकों पर जब जो है चुनाव बिल्कुल सर पर हों। 2023 में चुनाव है, ऐसे में राजनेताओं के सुर तो जीरम हमले को लेकर कुछ ज्यादा ही तीखे हो चले हैं।
हम भी उम्मीद करते हैं कि झीरम हमले की जो न्यायिक जांच रिपोर्ट है या फिर एनआईए की जो रिपोर्ट है वो जल्द सामने आ जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। पीड़ित परिवार जो न्याय की उम्मीद में अब तक बैठे हुए हैं उन्हें इस दर्द से थोड़ी सी ही सही राहत मिल जाए इस रिपोर्ट के आने के बाद। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि झीरम हमले में क्या कुछ हुआ था वस्तुतः सिलसिलेवार उसे अपने लोगों को बताया, समझाया, सुनाया जाना चाहिए। तो प्रत्यक्षदर्शी अजय सिंह जी ने जो कुछ बताया इसे आप हमारे रिपोर्ट को साझा कर अपनों को बता सकते हैं कि देश में जो सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हुआ था उस वक्त सिलसिलेवार किस तरह से माओवाद संगठन ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। धन्यवाद।